बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट विशाल अहमद शाकिर और आज हम आए हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर अपने गेस्ट मियां अली हैदर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अगेन। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि हम अपने कन्वेंशनल टॉपिक पे जाने से पहले उस चीज़ को डिस्कस करें जिसपे आप और मुझे और हमारी पूरी टीम को वी आर रिसीविंग ओवरवेलमिंग रिस्पांस फ्रॉम द पब्लिक, जनरल पब्लिक एज वेल एज फ्रॉम द फ्रेटर्निटी. The petition Vishal Ahmed Shakir versus Federation of Pakistan. Despite the fact that you have been very generous to give the petition my name and making me the petitioner, I must commit to this fact and I must admit to this fact that it was your idea. You conceived it and then you asked me कि इसको वर्किंग करते हैं और फिर इसको लेकर चलते हैं. तो अब मैंने तो बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में अपनी वीडियोस में डिस्कस कर ली है, बट मैंने सोचा कि अब इतनी ज़्यादा जो डिमांड आ रही है कि सर उनसे पूछें जो इस केस को पूरी तरह प्लीड कर रहे हैं कोर्ट में, तो आपसे पूछा जाए कि कैसा आया ये आइडिया आपको और किस तरीके से जर्नी रही इस पिटीशन को यहाँ तक आने? विशाल, यू जस्ट बीइंग नाइव। मेरा अपना जाती ये मानना और शुरू से ये मानना है कि किसी भी मुकदमे की सक्सेस जो है ना, वो बाय प्रोडक्ट होती है एक टीम वर्क की। एंड आई एम क्वाइट ब्लेस्ड कि आई हैव अ वेरी गुड टीम, स्पेशली यू। सो विद दैट रेफरेंस, इस पिटीशन को फाइल करने से लेके अभी तक बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कमेंट भी किया, रील्स भी बनाई, और मैं खुद इस बात का दाई हूं कि जब तक मैटर सब जुडिस हो उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। सो आई इंटेंशनली इसके ऊपर कोई डिटेल एलैबोरेशन वगैरह मैंने नहीं दी इसके ऊपर। बट चूंकि केस अब कॉन्टिन्यूस मैंडमस के स्टेज में और फेज के अंदर एंटर हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से आई फेल्ट इट नेसेसरी फॉर द अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक that we should really deliberate upon the topic or the petition or the case before the Honorable Lahore High Court Lahore कि ये था क्या. I still remember way back when I started my practice 2006 and onwards, और continuously मैं इस चीज को देख रहा था कि ये जो मुल्ज़मान के बयानात वगैरह रिकॉर्ड किए जाते हैं, टीवी पे चलते हैं, और स्पेशली कुछ स्पेशलाइज प्रोग्राम बने इसके ऊपर, कोई देखे ना देखे अली हैदर तो देखेगा, स्टफ लाइक दैट, और उसके अंदर वो उन मुकदमात की तफसील, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, आईओ के स्टेटमेंट्स, मुल्ज़मान के बयानात. तो आई ऑलवेज फेल्ट इट कि इट्स अ शीयर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 13 and आर्टिकल 14 apart from many other articles. I still remember I was sitting in one of the courts, or honestly I must confess it's not my idea. It's not my idea. मैं लाहौर हाई कोर्ट में जज साहब की कोर्ट में बैठा हुआ था, और वहां पे जज साहब की एक ऑब्जर्वेशन थी रिगार्डिंग द फेमस डिलीवरी बॉय केस, और वो एक डिबेट कर रहे थे डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर के साथ कि आप क्या करने लगे, मैं किस तरह करने लगे, लॉ तो इस बात की परमिट ही नहीं करता. बस वहां से पिक कर लिया मैंने आइडिया. तो मैंने कहा क्यों ना इस चीज को एक रिसर्च की जाए, इसके ऊपर इसको समझा जाए, इसको पढ़ा जाए, इसको देखा जाए. तो फिर हम लोग सारे बैठे और हमने इसके ऊपर पूरा का पूरा लॉ देखा कि पैमरा का लॉ क्या है, पैमरा की गाइडलाइंस क्या है, पीटीए क्या कहता है, एफआईए क्या है, फिर ये जो सोशल मीडिया कोई लॉज अगर पाकिस्तान के अंदर हैं तो वो क्या है, हमारा आइन क्या कहता है, क्रिमिनल प्रोसीजर क्या कोर्ट क्या क्या कहती है. तो हमने इन तमाम सेक्शंस को हमारी पिटीशन से, इट इज क्वाइट एविडेंट एंड डिपिक्टेड ऑफ द फैक्ट कि इट वाज अ वेल रिसर्च पिटीशन. सो द इशू इज कि दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन was filed under Article 199(1)(c), read with Article 199(2) regarding the enforcement of fundamental rights. Article 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो बात करता है एक्सप्लॉयटेशन की. आर्टिकल 4 जिसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कृष्ण आयर ने कहा था
It is the backbone of the Pakistan's 1973's constitution, due process, equal protection of law. Going forward, Article 10, Article 13, Article 10A, Article 14, Article 19, Article 19A. तो इन सब को देखने के बाद we came to a conclusion कि by law under custody prisoners के interviews नहीं रिकॉर्ड किए जा सकते for several reasons. वन बाय वन लेके चलते हैं. नंबर वन, एक जो बंदा अंडर कस्टडी है, अगर तो वो फिजिकल रिमांड पे है तो ही इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द पुलिस, और अगर वो जुडिशियल उसके अंदर है, रिमांड पे है, तो देन ही इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रिजन. बट हमारे यहाँ रीसेंट पास्ट में एक बहुत तेजी से फिनोमेना डेवलप हुआ कि बकायदा पुलिस ने और कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने और कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ने मिलके इन अंडर कस्टडी प्रिजनर्स की उस आप बीती के ऊपर कि आपने ये जुर्म कैसे किया, आपने किस तरह थड़ा लगाया, आपने क्या प्लानिंग की, आई मीन ईच निटी ग्रिटी जो है इस पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन की, वो टीवी के ऊपर, फिर उसके बाद सोशल मीडिया एप्स के ऊपर, बी दैट इट में इट्स यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहां पे डाल डाल के और वो उसके ऊपर डिबेट करनी शुरू कर दी. दैट वाज टोटली रॉन्ग बिकॉज आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट द डिग्निटी ऑफ मैन, और ये वैसे भी कार्डिनल प्रिंसिपल है नॉट ओनली ऑफ द इस्लामिक लॉ बट ऑफ द वेस्टर्न लीगल सिस्टम, दैट नो वन इज गिल्टी अंटिल प्रूवन गिल्टी, और उसको प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अटैच है. सो विद दैट मैटर आप सोशल मीडिया ऐप्स पे बैठ के शाम 6 बजे से लेके अगले दिन सुबह 6 बजे तक बॉल टू बॉल कमेंट्री करके उसने ये कर दिया, अब उसने ये किया, और ये एक्सप्लॉयटेशन करके आप अपने व्यूज, अपने डॉलर्स अर्निंग के लिए, अपने फाइनेंशियल अर्निंग के लिए ये एक नई एक चीज शुरू होगी विच वाज टोटली रॉन्ग. विदाउट द नेमिंग द एक्चुअल कैरेक्टर्स, 2 केसेस ने बहुत ट्रिगर किया इस पिटिशन को फाइल करने में, जो कि हमने क्लासिक एग्जाम्पल एक केस स्टडी के तौर पे इस पिटिशन के साथ भी लगाया. द वन इज द डिलीवरी बॉय केस एंड द अदर वन वाज द अंडर एज ड्राइवर के थ्रू जो रोड एक्सीडेंट हुआ. सो उनकी केस स्टडी को लगाते हुए हमने कोर्ट के अंदर वो तमाम की तमाम केस स्टडी लगाई. बट विशाल, आपको जैसे बेहतर पता है कि जब हम रिसर्च कर रहे थे सारी की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो स्क्रीनशॉट्स, अगर वो तमाम के तमाम एनेक्सेस में अपनी इस वीडियो में लगा दूं ना, तो आप शर्म से आपके सर झुक जाएंगे. जिस किस्म के कैप्शंस, जिस किस्म की चीजें, वो जो क्या बोलते हैं ना, थंबनेल्स लगाए जाते हैं, यानी इंसेस्ट, इनफिडेलिटी, उसके बाद डिसेंसी का कत्लेआम इन थंबनेल्स के अंदर लगाया जाता है. और ये तमाम के तमाम हमने अदालत के अंदर, एनेक्सेस के अंदर, वीडियोस के अंदर, अदालत के अंदर पेश की. और द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट थ्रू हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली ज़िया बाजवा वाज काइंड इनफ कि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हुए उन तमाम क्लिप्स को अदालत के अंदर चलवाया भी. और जिस किस्म की उसके अंदर सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिन लाइंस के ऊपर उन लोगों से बातें कर रहे हैं, वो किसी भी डिसेंसी के लिहाज से उसके पैमाने पे पूरा नहीं उतरते. तो वी वर लकी इनफ कि 1-2 डेट्स के बाद हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने एक डिक्लेरेटरी ऑर्डर किया, और उसके अंदर डीजी पैमरा, डीजी पीटीए, डीजी एफआईए, उसके बाद डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, डीआईजी ऑपरेशंस, और इन तमाम के तमाम लोगों को अदालत के अंदर बुला के कहा कि इसकी रिपोर्ट फाइल करें. अच्छा, जब वो रिपोर्ट्स आई, वो सब कुछ देखा, यानी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी टीम की सक्सेस है, और इसमें क्रेडिट बहुत ज्यादा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफिस को, एडवोकेट जनरल ऑफिस को, प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस को, कि दे इन फैक्ट कंसीडर्ड टू द सबमिशंस. yes, they conceded to the submissions we made, क्योंकि everybody realized कि this is wrong. क्योंकि आपने परसेप्शन बिल्ड करके एक बंदे की पूरी क्रेडिबिलिटी टार्निश कर दी,
आपने पूरा का पूरा उसका केस प्रेजुडिस कर दिया। मैं अक्सर बात करता हूं कि जजेस आर आल्सो ह्यूमंस, they interact with the people, they interact in the society, they live in a society, they do watch TV। और ये इस किस्म के प्रोग्राम्स आपके ह्यूमन माइंड को, आपकी जजमेंट को इम्पैक्ट करती हैं। और मेरा मेन केस ही ये था कि जो परसेप्शन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट चल पड़ा हुआ है, दिस इज टोटली रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके पूरे के पूरे केस को जो है वो खराब कर देता है। यानी एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, कोई अगर पुलिस का है, तो प्रिजम्पशन इज कि वो ईमानदारी से, ऑनेस्टी से तफ्तीश करेगा। अब होता क्या है कि आपने पूरा का पूरी एविडेंस, पूरे के पूरे मुल्जमान, पूरे के पूरे गवाहान उन मीडिया वाले बंदों के सामने, वो जर्नलिस्ट हों, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों, उनके सामने खड़े कर दिया। दे आर डूइंग द क्रॉस एग्जामिनेशन। अच्छा बताओ कैसे हुआ, क्यों किया, किसके साथ चक्कर था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उस वजह से आप तो यानी यू हैव बिकम जज, जूरी एंड एग्जीक्यूशनर। और इसमें तो इस हद तक भी हमने देखा है कि एक खातून रिपोर्टर तो इस हद तक हो गई थी कि उन्होंने थप्पड़ भी मार दिया था मुलजिम को। यस कि यस तुमने ये हरकत क्या की, Yes. तो दे आर द एग्जीक्यूशनर। यस इसी में सर, जब मैं व्हेन आई वाज ड्राफ्टिंग द पिटीशन, तो आपने इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग आउटसाइड द बॉक्स एक एंगल प्रोवाइड किया रिगार्डिंग सेक्शन 172 सीआरपीसी, व्हिच वाज प्योरली ऑफ अ फौजदारी वकील। एक कॉन्स्टिट्यूशनल वकील शायद उस एंगल को ना देखता, इट वाज प्योरली फौजदारी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल लॉ एंगल के 172 इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट आ जाता है, और यहाँ पे तो तफ्तीशी ही यस मीडिया को अलाउ करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमारे को। अच्छा, मैं जब कानून शहादत पढ़ रहा था ना, तो उस वक्त शेख इम्तियाज साहब से, और उसके बाद मैंने जब फजल करीम साहब को पढ़ा और देखा, 172 के बारे में कहा जाता है कि ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। नीदर द प्रोसिक्यूशन नॉर द एक्यूज आर एंटाइटल्ड टू हैव इट और इवन लुक अपॉन इट। अच्छा, ये है क्या असल जो चीज है? इस पे हमने ट्रायल के अंदर एक डिटेल वीडियो भी की है, बट सरदस यहाँ पे बताता हुआ चलता हूँ कि पुलिस मुकदमा दर्ज होने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन विंग को शिफ्ट होगी तफ्तीश किसी मुकदमे की, फ्रॉम डे 1 टिल द सबमिशन ऑफ द चलान, they have to record each and everything in a police diary। और हमारी फौजदारी वकीलों की जुबान में कहा जाता है जिम्नियां लिखनी होती हैं। वो अंदरूनी जिम्नी, बैरूनी जिम्नी का कॉन्सेप्ट किसी और वीडियो के लिए सही, लेकिन उन्होंने जिम्नियां लिखनी। अब अगर उन्होंने मुल्जमान को बुलाया है, अगर वो लिखे जाएंगे, उनका वर्जन लिखा जाएगा, मुदई के गवाहान के बयान लिखे जाएंगे, फिर आपने कोई तफ्तीश की है तो आपने को मौके से चीजें खरीदी, यानी ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन पुलिस डायरीज। मीनिंग देयर बाय कि आपने सब कुछ वहां पे रिकॉर्ड करना है, और ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। नीदर द प्रोसिक्यूशन नॉर द डिफेंस आर एंटाइटल्ड टू हैव इट। और ये जो टीवी प्रोग्राम्स आपने करके बता दिया कि मैंने टीम तश्कील दी और हम फिर वहां पे गए और फिर उसे हमने पकड़ा, उसने आगे आगे चल के चाकू करवाया और उसका उसके साथ ताल्लुक था। आई मीन यू हैव टार्निश्ड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द ट्रायल। यानी आपने पूरा का पूरा ट्रायल खोल के प्रोसिक्यूशन के सामने रख दिया। मजे की बात यह है, कोई बैद नहीं कि जो आपने केस इन्वेस्टिगेशन का खोल दिया, कल को प्रोसिक्यूटर उसके मुताबिक केस चलाएगा कि नहीं चलाएगा, क्योंकि प्रोसिक्यूशन एक्ट 2006 आने के बाद यानी प्रोसिक्यूटर का एक वॉचडॉग वाला रोल है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। ये एक डिबेट जरूर है कि जी उन्होंने इकट्ठे चलना है, कौन सुपीरियर कौन इन्फीरियर, बट मैं ये कहता हूं कि दे हैव टू वर्क इन लाइजन विद ईच अदर। सो कलेक्शन ऑफ एविडेंस आपका काम था, प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन का काम है। आपने तो जो सब कुछ कर दिया, कल को हो सकता है प्रोसिक्यूटर वो लाइन लेना ही ना चाहिए कि लॉ के मुताबिक वो एस्टैब्लिश ही नहीं होता। मीनिंग देयर बाय आपने पूरा का पूरा प्रोसिक्यूशन का केस खराब कर दिया और डिफेंस को मौका दे दिया कि इस केस के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं और मैंने किन लाइन के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करके इसके अंदर क्रेडिबिलिटी जो खत्म करके अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करना है। डिफेंस से ज्यादा ये काम तो प्रोसिक्यूशन का खराब हो गया। यस यस यस, पाकिस्तान आगे बदनाम है कि प्रोसिक्यूशन रेट यहाँ पे इतना वो कम है और इस तरह की हरकतें करके। और विशाल, मैं आपको एक बात बताऊं, हम भी माशरे में रहते हैं, आपका कन्वेंशनल मीडिया, ये आर्गुमेंट मैंने लास्ट कोर्ट में दिया था, लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे दिया था कि आपका जो कन्वेंशनल मीडिया है ना, अब ना होने के बराबर लोग देखते हैं। टोटल डायमेंशंस और डायनामिक्स, एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया
कि आपने केबल ऑपरेटर से केबल लेने की बजाय, आप किसी वो फाइबर ऑप्टिक से केबल लेने की बजाय आपने अपनी एलसीडी के अंदर एक ऐप करवाई और यूट्यूब और तमाम की तमाम सोशल मीडिया ऐप्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। जस्ट इमेजिन कि जिस तरह के थंबनेल्स इन्होंने बनाए हुए, आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हो तो आप यकीन करें, आप शर्म से आपका बुरा हाल हो जाए कि जिस किस्म के थंबनेल, और कोई पकड़ने वाला नहीं है। सरप्राइजिंगली आपको मजे की बात बताऊं, जिस दिन ये केस फाइल होता है उसके 2 दिन के बाद ये केस फिक्स होता है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, बट 2-3 दिन के बाद जब केस फिक्स होता है, हमने तमाम की तमाम एविडेंस कोर्ट के अंदर प्रेजेंट की। एफआईए के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे पेश हुए और उन्होंने कहा कि हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। हमने कहा चलो वेरी गुड, चलो एटलीस्ट कुछ तो इसके ऊपर हुआ। उससे अगली डेट फिक्स हुई और तकरीबन कोई 10-12 दिन के बाद अगली डेट फिक्स हुई। उसके अंदर हमने कोर्ट के अंदर दोबारा उन फेसबुक पेजेस को, उन यूट्यूब चैनल्स को, उन कन्वेंशनल मीडिया के प्रोग्राम्स को दोबारा कोर्ट के सामने रखा है। कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। सो मच सो कि उसके बाद से लेके आज तक, चूंकि कॉन्टिन्यूस मैंडेमस के जो है फेस के अंदर पिटिशन फाइल हो गई, यानी दाखिल हो गई हुई है, लेकिन आप यकीन करो कि आज टिल डेट, टुडे इज 30th of December एंड वी रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आज भी उन्हीं पेजेस के ऊपर वैसा ही कंटेंट अपलोड हो रहा है। और डीजी वो जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और डीआईजी ऑपरेशन थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी जी कि जी हम ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उसी तरह पुलिस वाले खड़े करके, मुल्जमान को खड़े करके उनके बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, टीवी के ऊपर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। मैं आपको एक और चीज इंटरेस्टिंगली बताऊं, कोर्ट के अंदर ये एक सवाल खड़ा हुआ कि हु इज अ जर्नलिस्ट। अच्छा, हमने ना जब इसको पढ़ना शुरू किया और देखना शुरू किया तो देर इज ओनली अ वन लॉ विच डिफाइंस व्हाट इज अ जर्नल, हु इज अ जर्नलिस्ट, और वो है जो इनका प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एक्ट 2021 वाला है, 21 वाला है, जिसके अंदर उन्होंने बताया जर्नलिस्ट कौन है और नॉन जर्नलिस्ट कौन है। बहुत सारे पुलिस स्टेशन के जो नोटोरियस पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रखा हुआ है बकायदा तौर पे, ताकि पब्लिक के अंदर और हाई अप्स तक उनकी बात पहुंच सके कि देखिए जी इस पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने या इस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इसमें ये कारनामा अंजाम दिया, ये कारनामा अंजाम दिया। तो इस वजह से भी ये बहुत सी चीजें रुक नहीं रही, और बल्कि इनफैक्ट जो एडवोकेट जनरल ऑफिस है उसने तो बकायदा एक लॉ भी कोट किया कि पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो दे सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं दे सकता। बट लेट्स सी हाउ इट गोज एंड हाउ इट अनफोल्ड्स। तो अभी आपने बात की जर्नलिज्म की, क्योंकि मेरा अपना फैमिली बैकग्राउंड जर्नलिज्म से है, एंड आई हैव ऑब्जर्व थ्रू आउट माय लाइफ माय लेट फादर, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, he always was very conscious about what he writes. Yes. अब हमने देखा है कि जब मैं बचपन में देखता था, he used to write 5 pages 6 pages, कोई अपनी खबर लिखनी है, क्योंकि वो भी कोर्ट रिपोर्टिंग करते थे। Yes. बट अपेरेंटली उन्हें ऐसा लगा कि इसमें कुछ गलत है, तो वो सारे के सारे 5-6 पेज जाया हो जाने कि यार कोई कंटेम्प्ट ना हो जाए, प्रेजुडिस मैटर है, कोई ऐसी बात ना चली जाए जो कि कल को मसला हो किसी की भी साथ के ऊपर। अब देखने में आया कि वो स्क्रूटनी, वो फिल्टर्स, वो चेक एंड बैलेंस काफ़ी कम हो गए। व्हाट डू यू थिंक कि सोशल मीडिया की वजह से हुआ है, पब्लिक के अंदर वो अब उस तरीके से हम एक्सेप्टेंस आ गई है सारे ये इस तरह के वल्गर थंबनेल्स की, क्योंकि जितने हमने कोर्ट में जमा करवाए हैं, दे आर प्लेथोरा ऑफ थंबनेल्स जो कि पढ़ने के काबिल भी नहीं थे, बट दे आर आउट देयर ओपन इन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो उसको पब्लिक देख रही है, मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, मैं आपको ना 2-3 चीजें बताऊं। याद होगा आपको कि जब हम कोर्ट के अंदर मौजूद थे, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है शायद नवाब चीमा साहब, उन्होंने वहां पे एक चीज पॉइंट ये दी थी कि जो इनके रेगुलेटेड और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, उनकी बहुत सख्त किस्म की रेगुलेशन है विद इन डिपार्टमेंट और विद इन इंस्टीट्यूशंस। बदकिस्मती से ये गंद डाला आके इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने, इसीलिए कोर्ट ने ये पूछा तो सही, यानी एक सवाल किया कि यार बताओ जर्नलिस्ट है कौन। यानी आपके सामने बहुत स्टॉलवर्ड पर्सनालिटीज हैं जर्नलिज्म के अंदर, आपके पास काशिफ अब्बासी है, आपके पास क्या कहते हैं हामिद मीर साहब हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारे लोग हैं, थोरोली जेंटलमैन एंड प्रोफेशनल लोग। और सबसे बड़ी बात कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, वो बाय एंड लार्ज पैमरा के रेगुलेशंस में आ जाता है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है ना,
इनके ऊपर बदकिस्मती से कोई लॉ अवेलेबल नहीं है। और यही डिबेट हो रही है कि आई मीन फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस पे कौन यकीन नहीं करता। हमारी पिटिशन के इनिशियल पेजेस आप देखें तो हमने कितना एक्नॉलेज किया है अपने, यानी दे आर द फोर्थ पिलर ऑफ दिस ऑफ अ स्टेट, और जितना ये अवेयरनेस लोगों को देते हैं। और एक आजाद इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट है वो इस सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है। बट माजरत के साथ ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया जर्नलिस्ट बने, दे आर नॉट जर्नलिस्ट, क्योंकि वो मुबर्रा है इस बात से। पैमरा ने आपके सामने, पैमरा के जो लॉयर थे उन्होंने आके कहा था कि हम इनको रेगुलेट ही नहीं कर सकते। इसीलिए अदालत ने पीटी और डीजी आपका एफआईए का लाइजॉन करवाया कि इनको पिका के अंदर आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है उसके अंदर देखें, क्योंकि जर्नलिस्ट जो है वो कन्वेंशनल मीडिया पे बैठा हुआ। पैमरा की बहुत सख्त उसके ऊपर रेगुलेशन भी है। इनफैक्ट यहाँ पे मैं ना एक केस आपके सामने कोट करूंगा, पीएलडी 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 1, जो सब जुडिस मैटर्स के ऊपर आप मीडिया के ऊपर डिस्कशन करते हैं, और बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस वहां पे अवेलेबल है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी हैं। इसके अलावा अगर आप, क्योंकि हमने जब रिसर्च की तो हमने क्रॉस ज्यूरिसडिक्शन, हमने अमेरिकन केसेस को कोट किया इस पिटिशन के अंदर, हमने इंडियन केसेस को कोट किया, और उसके अंदर स्पेशली जो राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस है उसको हमने आरटीआई लॉ के ऊपर, राइट टू इंफॉर्मेशन के ऊपर जो इंडियन जूरिस्प्रूडेंस है उसको डिस्कस किया। सो इस वजह से हमारे यहाँ भी स्टैट्यूट्स अवेलेबल हैं। और अगेन आई मस्ट कन्फेस कि अगर आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स को देखें तो वो बहुत हद तक चीजों को इन रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, लेकिन ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है दे हैव नॉट। इसीलिए जो लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर जो डिटेल्ड ऑर्डर आया उसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि जी आप इस कोर्ट के अंदर रिपोर्ट सबमिट करें कि फ्रॉम द डेट ऑफ एडजर्नमेंट, जिस दिन ये केस एडजर्नमेंट हुआ, टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आपने किन किन लोगों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की है। क्योंकि जिन लोगों, आई मीन हम लोग पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, हम कोई इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक नहीं है। ये मेरा बतौर जो मेरा एक क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करते हुए मैं समझता हूं कि ये ज्यादती की जाती है। वी हैव हाईलाइटेड दैट। आपने फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन की, आपने जो आपका स्टैट्यूटरी लॉ उसकी वायलेशन करते हैं। बट बदकिस्मती ये है कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जिस फेज से हम गुजर रहे हैं ना, इस वक्त तो वी आर इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। हम लोग किसी एक जगह पे ना जमीन पर टिक के बैठ रहे हैं ना आसमान पर टिक के बैठ रहे हैं। कोर्ट के क्लियर कट 2 ऑर्डर्स मौजूद हैं और उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर आपने ये भी देखा होगा, अभी आपने बात की जर्नलिज्म की, एक तो हमारे कन्वेंशनल जर्नलिस्ट हैं जिनमें अच्छे जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, एक अनकन्वेंशनल जर्नलिस्ट जो अभी मैं माइक खरीदूंगा, मेरे पास कैमरा मौजूद है, मैं बाहर जाके आपकी गाड़ी रोकूंगा, इंटरव्यू करना शुरू कर दूंगा एंड आई वुड बी डीम्ड एज अ जर्नलिस्ट। बट कुछ शोज इस तरह के भी चल रहे हैं जो ताल्लुक तो मेन स्ट्रीम मीडिया से रखते हैं बट दे प्ले इन द ग्रे एरिया, कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया भी क्योंकि पैमरा उसको रेगुलेट करता है वहां पे अपलोड नहीं करते, वो जाके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं। ज्यादा गंदे थंबनेल उन्हीं शोज के हैं जिसके जिनका अच्छा मीडिया चैनल से ताल्लुक भी है। सो दे प्ले विद दिस ग्रे एरिया कि भाई क्योंकि पैमरा इसको रेगुलेट नहीं करता तो हम इधर अपलोड कर देते हैं, और कोर्ट में भी इसको एक्नॉलेज करते हैं कि जी हमने तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ये ना अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं है जो कि अब वेब के ऊपर अवेलेबल ना हो। व्हेन वी टॉक अबाउट वेब के उनके यूट्यूब चैनल्स भी हैं, उनके फेसबुक पेजेस भी हैं, फिर सो मच सो कि उनके आगे भी जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पे। जो पैमरा के लॉयर थे ना, उन्होंने कहा था कि सर होता ये है, चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पैमरा के रेगुलेशन के अंदर आता है, तो ये क्या करते हैं कि जो ऐसे प्रोग्राम्स जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं चलाते उसको ये अपनी वेब के ऊपर ले आते हैं, यूट्यूब के ऊपर ले आएंगे। और वो जो आपने पॉइंट आउट किया कि ग्रे एरिया, अब इसके अंदर एक रेगुलेशन नई आई है जो पैमरा ने भी दी है और जो इनके कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर भी ऐड की गई है कि अब आप अपनी वेब के ऊपर या अपने सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा कोई कंटेंट नहीं डालेंगे जो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पे ना हो। ये उसी को जो है ना खत्म करने के लिए उन्होंने ये किया। और सबसे बड़ी बात, बदकिस्मती से हमारी रियासत पाकिस्तान का जो ऐसे चीजों की तरफ रुझान है वो दे डोंट टेक इट सीरियसली। आप ये देख लें कि जो पैमरा के लॉयर थे उन्होंने कोर्ट के अंदर सबमिट किया कि पिछले इतने सालों से काउंसिल ऑफ कंप्लेंट काम नहीं करने लगी।
इसीलिए अदालत ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दी अटॉर्नी जनरल, यानी जो भी अटॉर्नी जनरल ऑफिस की तरफ से पेश हुए थे, एडिशनल अटॉर्नी और असिस्टेंट अटॉर्नी, कि आप इसको फाइनलाइज करके काउंसिल ऑफ कंप्लेंट की कंपोजिशन तो करें, क्योंकि दैट इज दी ओनली फोरम टू रेगुलेट द कन्वेंशनल मीडिया। वो भी नहीं आपने किया हुआ। फिर उसके बाद मंसूर अली शाह साहब की जो जजमेंट आ गई हुई है उसके ऊपर, दैट इज आल्सो वन ऑफ द डायरेक्शन टुवर्ड्स द फॉर्मुलेशन ऑफ काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स वगैरह। इसमें काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के बारे में हमने ये चीज भी ऑब्जर्व की कि डिपार्टमेंट अपने हाथ खड़े इस तरीके से कर रहा था कि जब हमारे पास कंप्लेंट आएगी तब हम इस पे एक्शन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हमारी रिसर्च के मुताबिक तो दे आर themselves have Oh got yes, oh yes, the they power to do it. can take it suo moto proceedings. They can take on their own. They don't need a complaint. नहीं, आपको यहाँ पे आप पीटीए की बात कर रहे हो। जी जी। पीटीए ने ये कहा था कि हम सुओ मोटो नहीं कर सकते, वी नीड अ कंप्लेंट। अच्छा, कंप्लेंट के लिए कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी, जरूरी नहीं है क्योंकि फॉर्मल कंप्लेंट होनी चाहिए बाय एन इंडिविजुअल और एग्रीव पर्सन। इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन भी आप कंप्लेंट ला सकते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग जो कोर्ट ने इसको इस आर्ग्यूमेंट को इनकाउंटर किया इस बात के ऊपर। विशाल, जो सबसे जो चीज देखने वाली ये है कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। अगर एक ऑफेंस ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशंस है और उसको सजा हो जाती है, तो उस वक्त उस लिमिटेड टाइम की हद तक, जब तक कि उसकी अपील फाइल नहीं होती, वो गिल्टी है। वंस द अपील इज डिसाइडेड और अपील इज फाइल्ड, तो उसको दोबारा प्रिजम्पशन का वो बेनिफिट, यानी प्रिजम्पशन अटैच हो जाती है। अपील डिसाइड होती है, अपील फिर उसके खिलाफ हो गई, देन ही हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। व्हाट इफ कि उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बरी कर दे, जो कि हमारे बहुत सारे केसेस में होता है कि ट्राई कोर्ट से आपको सजा हुई, हाई कोर्ट से भी आपकी सजा कंफर्म रखेगी, सुप्रीम कोर्ट से आप जाके बरी हो गए। सो द पॉइंट इज, आपने किसी भी बंदे को गुनहगार का तयन उसकी अल्टीमेट एग्जॉस्शन ऑफ रेमेडी के साथ होता है। ये नहीं होता कि ट्रायल कोर्ट ने सजा दे दी तो लो जी अब ये बंदा जो है ना गिल्टी होगा। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, ना इंडिया में ऐसे होता है, ना अमेरिका में ऐसे होता है, ना इंग्लैंड में ऐसे होता है, ना पाकिस्तान में ऐसे होता है। आपके पास अगर रेमेडी सुप्रीम कोर्ट तक अवेलेबल है, तब तक वो बंदे को प्रिजम्पशन अटैच है। वंस दैट इज एग्जॉस्टेड और वहां से फाइनल वर्डिक्ट आ जाए, तो वही फाइनल वर्डिक्ट होगा, ना कि ट्रायल कोर्ट वाला। वो चाहे गिल्टी हो चाहे वो इक्विटल हो, दैट विल बी द फाइनल वर्डिक्ट। तो सर, ये जितने भी सोशल मीडिया या कन्वेंशनल मीडिया पे इस तरह के शो सबसे चलते आ रहे हैं, बिन लाइक एजेस के जब से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर हियरिंग हमने एक एफआईए की खतून थी पेट्रोलिंग, यस, दैट वी आर डूइंग साइबर पेट्रोलिंग। तो उससे समझ आता है कि एफआईए लगातार इन पेजेस को देखता है, उन्हें लगता है कि अच्छा ऐसा कोई कंटेंट है जो रिमूव करना चाहिए तो वो रिमूव कर सकते हैं, बट हमें तो रिमूव होता नजर नहीं है, बट मजीद अपलोड होता नजर आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कैपेसिटी बिल्डिंग के या कैपेसिटी इशू है एफआईए के अंदर कि उसको डील नहीं कर सकते? यार, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया, और यही सवाल दूसरी हेयरिंग के ऊपर, पहली और दूसरी हेयरिंग के ऊपर जो एफआईए के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने अदालत के अंदर लिटरली हाथ खड़े कर दिए, जी हमारी कैपेसिटी का इशू है कि हमारे पास इतने फंड्स और कैपेसिटी ही नहीं है कि हम इस चीज को टैकल कर सकें। अच्छा, ये सब अगर देखा जाए तो उनके नहीं होंगे, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज हैं। इनके पुलिस स्टेशन देखें कितने को हैं। आप जाके जरा इंक्वायरियों के रिजल्ट तो देखें कि आप अदालतों में कन्विक्शन रेट तो पीका के लॉस का देखें जाके क्या है, यानी इनके प्रोसिक्यूटर्स नहीं है अपने, सबसे बड़ी बात। अच्छा, जब हम बैठे आपस में दोबारा, हमने जब रिसर्च करनी शुरू की, तो हम ये एक नया लॉ हमने उस वक्त सर्च किया, दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2023। अच्छा, इसके अंदर आप पहले तो पैका के अंदर साइबर स्टॉकिंग थी ना, इन्होंने सेक्शन 24A में साइबर बुलिंग ऐड किया, एक नई चीज ऐड की, और एक सेक्शन 30 बड़ा कमाल का ऐड किया। और जितनी भी इनकैपेसिटी के इशू हैं और लैक ऑफ फंड्स का इशू है, उसको लेजिस्लेचर ने काउंटर किया है सेक्शन 30 के थ्रू। अच्छा, सेक्शन 30 ये कहता है, इन एडिशन टू द फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, the police means the conventional police, shall be authorized to take the cognizance of the offense under this act
now meaning thereby कि there is no capacity issues. Yes, section 30 ये कह रहा है कि अब पुलिस भी आपकी पेका के जो है वो कॉग्निजेंस ले सकती है। और जो कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंटेटिव थे, डीआईजी ऑपरेशन थे शायद अली नासिर रिजवी साहब, और उन्होंने कहा था कि सर हम ये नहीं, कामरान नादिल साहब थे, कामरान नादिल साहब थे, तो उन्होंने कहा था कि हम आईजी साहब के साथ इस सेक्शन के ऊपर डिस्कशन करके हाई पावर्ड कमेटी बना के इसके जो भी मैकेनिक्स से किस तरह ऑपरेट करना है इसको, उसके ऊपर एक प्रॉपर गाइडलाइन ले आएंगे। तो बात सिर्फ ये है कि नाउ अब एफआईए की कोई इनकैपेसिटी नहीं है। जो साइबर पेट्रोलिंग करनी है, आपने जो भी करनी है, पुलिस कैन ऑल्सो टेक द कॉग्निजेंस, एफआईए ऑल्सो कैन टेक द कॉग्निजेंस। हाउएवर इस सेक्शन 30 के ऊपर और सेक्शन 24A के ऊपर कुछ मेरी लीगल रिजर्वेशन है जिसको मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन के थ्रू चैलेंज करना चाह रहा हूं, और इसलिए मैं भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा, लेकिन आई एम गोइंग टू डू दैट। आप आइडिया डिस्क्लोज करते हैं, वरना लोग कहते हैं कि यार हमारा आइडिया कंसीव ओह यस। आप पिटीशन फाइल कर अच्छा, इस ये जब हमने पिटीशन की कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर शेयर किए, तो 99.9% लोगों ने जो आगे से कमेंट किया वो यही क्या, ये मेरा आइडिया था, ये मेरा आइडिया था। और इनफैक्ट ये किसी का आइडिया नहीं था, ये हर बंदा जो जी शऊर इंसान है वो इस बात को रियलाइज करता है कि दिस इज रॉन्ग। बट और ये ऑनेस्टली हम लोग के कोर्ट में बैठे हुए थे और मैंने वहां पे एक केस चल रहा था तो सुना इसको, तो वहां से फिर मैंने कहा कि क्यों ना इसको किया जाए, क्योंकि हमने इस पिटिशन के अंदर जस्टिस जवाद साहब की जो जजमेंट्स हैं उनको कोट किया है कि जो आपने प्रो बोनो लिटिगेशन करनी है, आपने जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करनी है, उसके अंदर एक लॉयर का क्या रोल हो सकता है। यानी ये पिटिशन कमाल की हमने ड्राफ्ट की है और इसको यानी उस जजमेंट को क्रक्स को उस जजमेंट के अंदर लॉर्ड डैनिंग को उन्होंने कोट किया। तो टू जस्टिफाई हाउ अ लॉयर इज एट अ बेटर फुटेज when it comes to public interest litigation rather than a private individual. Sir, if I play devil's advocate, तो जब हम इस पिटीशन को ड्राफ्ट भी कर रहे थे और इस पर रिसर्च भी कर रहे थे, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान एक सवाल ये भी आया था that the institution might get offended. मीडिया अभी बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं, whether they are the journalists or not, that's another debate, but they got offended कि यार शायद हमारी रोजी रोटी पे आप लात मारने की कोशिश करें, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द शोज जो हाईलाइट हो रहे हैं वो इसी तरह के हो रहे हैं कि अब मीडिया वाले जाके सिग्नल पे बाइक खुद बंद करवा के घसीट के लेके जाते हैं वार्डन के पास कि आप इसका चलान करें, रेड्स करते हैं, सारा कुछ करते हैं, पब्लिक भी ऐसे शोज देखती है। बट हमने अपनी पिटीशन के अंदर भी और इस तरह की हमारी हेयरिंग के दौरान भी इस चीज को एक्नॉलेज किया दैट वी आर नॉट इन अ फाइट विद देम, बट रादर वी आर ट्राइंग टू रेगुलेट देम, कि कोर्ट उसको रेगुलेट करे कि किस तरीके से चीजें चलनी चाहिए। विशाल नहीं, पहली बात, जर्नलिस्ट को रेगुलेट करना ना अदालत का काम है, ना हम इस पिटीशन के थ्रू ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं। हमारा इस पिटीशन को करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ, अगर आप प्रेयर क्लॉज देखें तो हमारा बड़ा फोकस्ड और डायरेक्ट हमारा अटैक है, अंडर कस्टडी प्रिजनर्स के इंटरव्यूज बाय लॉ नहीं हो सकते। नंबर 1, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या जो कोई भी हो, वो नहीं हो सकते और ना वो उसकी इजाजत होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि हमारी आवाम क्या देखना चाहती है, तो आई डोंट वांट टू से कि आप स्टैटिस्टिकल डाटा उठा के देख लें गूगल का, तो आपको पता चल जाएगा हमारी आवाम क्या देखना चाहती है। बट एज अ लॉयर, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वी हैव टू फाइट इट फॉर इट, और हमने ये ऐसी चीजें नहीं होने देनी, और जिस वजह से हमने ये की। दूसरी ये बात कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत ओवरऑल एप्रिसिएशन मिली है एक प्रोफेशनल, एथिकल, मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया जर्नलिस्ट की तरफ से कि ये आपने बहुत सही किया है, ये बहुत गलत किया। अभी आप ये देखें ना, ये एक्साइज वालों ने जो तमाशा लगाया हुआ था कि भाई लोगों के प्लेटें गलत हैं, उनके वो क्या कहते हैं उसको टोकन टैक्स पे, तो भाई तुम पकड़ो ना, व्हाई यू आर ब्रिंगिंग द मीडिया। उस गाड़ी के अंदर उसकी फैमिली इन्वॉल्व है, उसके बच्चे बैठे हुए हैं, दे गेट हरास्ड। जिस तरह इस कोर्ट ने इस ऑर्डर के अंदर लिखा कि व्हेन इट इज अ राइट टू हैव इंफॉर्मेशन और टेक द ओपिनियन ऑफ द पर्सन, द अदर पर्सन आल्सो हैव अ राइट नॉट टू से एनीथिंग। लेकिन वो आप वीडियोस देखें जो हमने दी हैं, उसमें बता रहा है कि यार मेरी बीवी अंदर बैठी, मेरी माँ बैठी हुई, आप साइड पे हो जाओ, मैं आ रहा हूं, लेकिन वो माइक मुंह के अंदर दई जा रहा है।
और सो मच सो कि हमारी इस पिटिशन के बाद वेरी नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस टेकअप हुआ था, और उसमें हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस द चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने ये ऑब्जर्वेशन, जर्नलिस्ट ये नहीं है कि आपने माइक उठाया, हॉल रोड से माइक खरीदा, कैमरा खरीदा और अगले बंदे के मुंह में देना शुरू कर दिया, नो। तो इस वजह से जो एक प्रोफेशनल एथिकल जर्नलिस्ट है वो इस बात को एक्नॉलेज करता है कि ये गलत होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे यहाँ वैसे भी चार दीवारी का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा सेक्रेड कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी ने वायलेशन की है तो दैट डज नॉट मीन कि आप वहां पे उस महकमे के रिप्रेजेंटेटिव बन के वो सब कुछ करने लग जाए, वो महकमा करे। लेकिन ये आपको मैं इस बात को बड़े वसूख से कह सकता हूं कि ये जितने भी लोग टीवी पे रिकॉर्ड करा रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड करा रहे होते हैं, ये जर्नलिस्ट वगैरह या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुद नहीं जाते, ये आगे से अथॉरिटीज ही इन्हें बुला रही होती हैं। और जो हमने कोर्ट के अंदर लगाई हैं चीजें, आप जरा उनको देखें कि एक आम बंदे का तो वैसे डर लगता है थाने के अंदर जाते हुए, और वहां पे बड़ा जबरदस्त सोफिस्टिकेटेड सी वॉल पीछे बना के मुल्जम को खड़ा किया जाता है और खातून एंकर या मर्द एंकर को खड़ा करके लो जी धड़ाधड़ आप उनसे सवाल जवाब। दिस इज नॉट अलाउड, दिस शुड नॉट हैपन। इवन के जो अमाइकस अपॉइंट हुए थे, they have also conceded to this fact कि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, अगर हम इसको स्ट्रिक्टो सेंसो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने पहले एक वीडियो की थी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के ऊपर। सो जब हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं है, बट दीज वीडियोस आर प्रेजेंट देयर। अब अगर कोई बंदा आम इंसान है जो लॉ से ताल्लुक नहीं रखता, वो कहता है कि यार इसने मीडिया पे आके बोला है, मिलियंस ऑफ पीपल हैव वॉच्ड दैट वीडियो एंड ही हैज कन्फेस्ड, whether judicial or extrajudicial is another debate, but he has confessed to his crime। तो अदालतों में जजेस क्या इस चीज को नहीं देखते या वो वीडियोस को इस्तेमाल नहीं कर सकते? अच्छा, मेरी एक बात याद रखना, मैं हमेशा कहता हूँ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में the courts go by the paper justice, whatever is in the paper। यही तो मेरा सबसे बड़ा इख्तलाफ है कि आपने एक बंदे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा लिया, उससे पूरी की पूरी मुकदमे की तफसील ले ली कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्या हुआ। कल को प्रोसिक्यूशन का केस पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ये तमाम की तमाम वीडियोस, तमाम की तमाम सोशल मीडिया एप्स के अंदर जहां जहां पे भी अवेलेबल है, कानून शहादत के अंदर मॉडर्न डिवाइसेस वाले आर्टिकल के मुताबिक एडमिसिबल इन एविडेंस, दे कैन बी प्रेजेंटेड इन कोर्ट ऑफ लॉ। There you have confessed it, now you're saying it। So इस वजह से ये सारी गेम परसेप्शन की है। परसेप्शन बिल्ड करो, यानी आपकी अवाम, आप जस्ट इमेजिन एक बंदे ने मीडिया के ऊपर आकर कन्फेशन कर ली, आपने उसका डंडे मारे, क्या मारे, अवाम को उससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपने उसकी कन्फेशन ले ली। कल को अदालत में गया, बरी हो गया, किसकी सैंक्टिटी खराब हुई? आपकी अदलिया की, कि आपके जजेस इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि जिस बंदे ने कन्फेशन की थी वहां पे उसने कन्फेशन कर ली और अदालत ने उसे बरी कर दिया। हालांकि आप देखो कि किसी भी क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के पिलर्स हैं, यानी आपकी पुलिस एक उसका पिलर है, आपकी प्रोसिक्यूशन एक पिलर है, कंप्लेनेंट और उसके साथ गवाहान एक पिलर है, मुल्जिम एक पिलर है, उसका वकील एक पिलर है, अदालतें एक पिलर है। अब इसमें से कोई एक पिलर आप इधर उधर कर दो तो आप सारा का सारा गंद जो है वो अदलिया पे डाल देते हैं कि जी लुक एट योर रैंकिंग इन द जुडिशियल सिस्टम, आपकी रैंकिंग क्या और ये वो सारा कुछ। सो ये बेसिकली जो मकसद है ना, ये परसेप्शन का ही मकसद है कि आपने वहां पे रिकॉर्ड करवा लिया, अदालत ने बरी कर दिया, लो जी अब लान तान करो आप अपनी अदलिया के ऊपर। ये नहीं पता कि वहां पे आपने एविडेंस पेश नहीं की, इस वजह से बरी हुआ है। ये नहीं बताया कि गवाह होस्टाइल हो गए थे, ये नहीं बताया गवाह विन ओवर हो गए थे, ये नहीं बताया कि आपने एविडेंस अदालत में पेश नहीं की इसलिए वो बरी हो गए। लेकिन नहीं, आपकी अदलिया इनकॉम्पिटेंट है, क्योंकि उसने देखो पुलिस वालों ने कन्फेशन करवा ली थी, अदलिया ने उसे बरी करी। सो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, दैट इज टोटली रॉन्ग। सर, जब परसेप्शन की बात करते हैं तो ऐसा भी तो है कि जब एक बंदे के ऊपर एक शो बन गया है, एक वीडियो एक रिपोर्टर ने बना लिया, अपना एक पैकेज बना के दे दिया है, द मोमेंट ही इज एक्विटेड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ, द ऑनरेबल एक्विटल, उसके बाद भी ही इज नॉट एक्सोनरेटेड फ्रॉम द चार्जेस, ही विल स्टिल बी डीम्ड एज अ क्रिमिनल। उसको यही समझते हैं कि यार ये मुजरिम है, उसकी आने वाली सारी जिंदगी तबाह हो गई। यस, ऐसे ही है। इसीलिए तो हमने कहा है कि देखो, फर्ज करो कि समटाइम्स आपके पास गलत मुकदमे भी होते हैं,
समटाइम्स आपने दुश्मनियों के अंदर भी लोगों को इन्वॉल्व कर लिया होता है, गलत पूरा का पूरा वाइडर नेट थ्रो करके आपने कर लिया, लेकिन आपने जब ये हरकतें कर ली, कोई पता नहीं उस पुलिस वाले ने फेंटा लगाया और टिका के, और फेंटे से याद आया कि इस पॉइंट के ऊपर हमारी एक वीडियो है कस्टोडियल डेथ और टॉर्चर के ऊपर, वो लाजमी देखिएगा तो आपको ये चीज भी क्लियर होगी, तो उससे वीडियो रिकॉर्ड करवा ली। सो बात सिर्फ इतनी सी ये है कि ये इलीगल है, ये नहीं होना चाहिए, चाहे कन्वेंशनल मीडिया हो और चाहे अनकन्वेंशनल मीडिया हो, और बाय लॉ हमारे पास वो रिसोर्सेज, लीगल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि इंशाल्लाह बफजल खुदा हम ये तमाम का तमाम कंटेंट आपको उतरवा के दिखाएंगे, क्योंकि जो विड्रॉल ऑफ कंटेंट है उसके ऊपर बकायदा एक लॉ है कि जो अगर ऐसा कोई मटेरियल और वो अपलोड हो चुका हुआ है ये सब उतरेगा इंशाल्लाह। टू कंक्लूड दिस टॉपिक, आप इस पिटीशन को किस रुख की तरफ जाते हुए देखते हैं कि कंक्लूजन हमारा क्या अदालत से आप तवक्कुल करते हैं फ्रॉम योर एक्सपीरियंस क्या? Oh no, I'm not within the domain of say that, because we are just the lawyers. We have to present the best of the best arguments in the court, और उसके बाद जो डिसीजन आए वो a lawyer should always accept it. If we feel aggrieved, we have a next forum, so on and so forth. So जो अदालत का काम है वो अदालत करेगी, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ उस इशू को सरफेस पे लाना था, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से हमने ये फाइल किया है वी आर टॉक ऑफ द टाउन, आवर पिटिशन इज टॉक ऑफ द टाउन, बिकॉज ऐसा बहुत रेयर होता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस, एडवोकेट जनरल ऑफिस, प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस, पेमरा लॉयर्स, पीटीए लॉयर्स, DGFIA, they all agreed to this fact, and this is evident from the orders passed by the Honorable Lahore High Court. Thank you.